अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ फाद अवान। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सियासी कारकुन मुतहदा अवामी माज कोर कमेटी के कोऑर्डिनेटर सैयद सुजात काज़मी, और इनके साथ मौजूद हैं दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के सीनियर साफ़ी शबीर अवान। आज हम गरीब बट्टा के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने दोनों मेहमानों को स्टूडियो आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। काज़मी साहब, आप ये नहीं समझते कि 2021 के इलेक्शन के बाद आज़ाद कश्मीर की सियासत में चेंजिंग आई है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, बुनियादी तौर पे मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी एक आवाज़ चलाई गई। जैसे आम तौर पे जब भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स होती है तो आज़ाद कश्मीर में इस तरह का ट्रेंड होता है। लोग ये समझ रहे थे कि पीटीआई आ रही है तो 20-30% लोग वैसे ही जो अमूमी तौर पर हमने देखा माजी के इंतखाबात में वो मूव करते हैं, वो पीटीआई की तरफ मूव करके उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। लेकिन जिस तरह का ट्रेंड पीटीआई के अंदर था या जिस तरह से की तवक्कात थी पीटीआई से पाकिस्तान में भी और यहाँ भी, वो तवक्कात पूरी नहीं हुई और ना हो सकती थी। चूँकि मैं तकरीरें कर लेना और बात होती है, अमली तौर पे चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना बिल्कुल और बात होती है। तब्दीली के नाम पे पूरे पाकिस्तान ने धोखा खाया एक तरह से इमरान खान की शख्सियत से। चूँकि वो शाइनिंग स्टार था, बड़ा हैवी क्रिकेटर था, वर्ल्ड कप जीता हुआ था, तो पूरी कौम जो है हेरोइज्म का शिकार होकर उसके पीछे गई। वो बड़ी बड़ी बातें करता था, ये समझते थे कि वो बिल्कुल कर देगा। और नौजवानों की एक बहुत बड़ी लाट जो इमरान खान के साथ गई, वो फिर टेंडेंसी थी कि आज़ाद कश्मीर भी मुतासर होता है, पूरा माशरा जो कि मुतासर होता है। सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी के साथ सब काम किया गया। तो वो एक तख्लीक तो की कि एक प्रोजेक्ट के तौर पे वो आई और अब उस प्रोजेक्ट को एंड कर दिया गया, वो ख़त्म हो गई। मेरा यही मौक़िफ़ है इस हवाले से। और पीटीआई जो है अब जो जिस शक्ल में पीटीआई ने इलेक्शन तो जीते, अब फारूक ब्लॉक बन गया। फारूक ब्लॉक जो है अब पीटीआई से उसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। वो किसी नई पार्टी की सूरत में आगे बढ़ेंगे, इन्हीं पार्टियों में जम होंगे, या जो भी होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है और जो कारीगरात हैं वो उस तरफ माइल हैं, और मौजूदा जो सेटअप है जो फारूक ब्लॉक का, इसको और शायद में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग में से भी जो होंगे। अब मेरे जो दूसरे जो गेस्ट हैं, आप सीनियर साफ़ी तजियाकार भी हैं, आप दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के मोस्ट सीनियर साफ़ी में आपका नाम है। शबीर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि नई जो आजकल एक सोशल मीडिया पे जो है ना अखबारात में जो है ना नई जमात के बारे जो बाज़गश्त चल रही है, तो इस जमात के बारे से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं माउंटेन मीडिया हाउस का बिल्कुल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के रिमोट एरियाज़ में आपने एक वो टॉक शो शुरू किया। इससे ये होगा कि नई आने वाली जनरेशन को कम अज़ कम अखबारों पे तो हो सकता है, बाकी तकरीरें भी हो सकती हैं, लेकिन मीडिया पे बोलने का एक मौका भी मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ट्रेंड आएगा और मैं ये समझता हूँ कि जदीद सफ़र के साथ साथ हमें भी साथ चलना चाहिए। तो इस पर मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक है, तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ी सी मैं मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर बात करूँगा कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो हुकूमत है, ये अनवार अल हक साहब ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में मौजूद 48 वोटों में से 48 वोट लेकर वज़ीर-ए-आज़म बने। और ये पहली दफ़ा ऐसा है कि आज़ाद कश्मीर का जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है वो भी वज़ीर-ए-आज़म का वोटर है। तो इन हालात में ये था कि पार्लियामान के अंदर जितनी पार्टियां हैं वो सारी गवर्नमेंट में हैं, उसके बावजूद इन 6 महीनों में आवाम को क्या रिलीफ मिला? असल सवाल ये बनता है कि आज़ाद कश्मीर में 6 महीने से तबादले तकरीरों पर पाबंदी है, और उसके अलावा जो बजट आपका पास हुआ है 6 महीने से, उसकी जो है ना वो बजट बुकें इशू नहीं हुई अभी तक। और इसी तरह जो है डेवलपमेंट की सारी स्कीमें जो है वो ड्रॉप हुई हुई हैं, किसी जगह काम नहीं लगा हुआ। और जो काम थोड़े बहुत हुए हैं उनमें से सबसे पहले ये हुआ कि जो मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं पाकिस्तान की तरह, वो ये कह रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट बजट से दिए हैं, वो भी बहुत बड़े एहतजाज के बाद उन्होंने दिए हैं। आटे की सब्सिडी का जहाँ तक तल्लुक है, ठीक है गवर्नमेंट आटे की सब्सिडी दे रही है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़े एहतजाज के बाद उन्होंने इसको बहाल रखा हुआ, वरना इसको खत्म कर रहे थे। इसी तरह आप चले जाएं, बाकी जो चीजें हुई है, टैरिफ की थोड़ी बहुत कमी जो हुई है वो भी एहतजाज की वजह हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने एहतजाज के बगैर अपने तौर पर कोई भी काम नहीं किया, जिसकी वजह से तमाम मकातब फिक्र के लोग जो थे वो रोड पे थे। अब बात कर रहे हैं नई सियासी जमात की, और नई सियासी जमात हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की जो है ना वो सरपरस्ती में मर्ज़ वजूद में आती है।
बदकिस्मती से आज़ाद कश्मीर में पिछले 75 सालों से ये प्रैक्टिस है कि इस्लामाबाद में जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है उसी पार्टी की यहाँ पे गवर्नमेंट बन जाती है। और यही प्रैक्टिस पीपल्स पार्टी के दौर में रही, यही प्रैक्टिस नून लीग के दौर में और यही प्रैक्टिस पीटीआई के दौर में। अब उन्होंने ये कहा जी कि आज़ाद कश्मीर में कोई खालिस्तान रियासती जमात बनाई जाए, लेकिन ये खालिस्तान रियासती जमात बनानी जो है वो बन तो जाएगी, लेकिन पनपनी बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर में सबसे बड़ी जो जमात है, जो सबसे ज्यादा बरसर इक़्तिदार रही है, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रही है, जिसकी एक वक्त में 35 सीटें थी, फिर वो कम होते होते 5 पे आ गई और आज पार्लियामेंट में 1 सीट है उनकी। इसी तरह जम्मू की पीपल्स पार्टी जो थी वो भी रियासती जमात थी, वो भी 1 सीट पे मुश्तमिल रही है हमेशा और आज भी उसकी 1 ही सीट है। आज़ाद कश्मीर में वही सियासी जमात पनपती है, वही फलती फूलती है जो इस्लामाबाद में होती है। और इस्लामाबाद का कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में हमेशा हुकूमतें इस्लामाबाद के शजर के साए के नीचे बनती हैं और शजर जो अगर सायादार के साथ साथ फलदार हो तो फिर ज्यादा मौजूदियत पैदा हो जाती है। देखिए शबीर साहब, यहाँ पे मुझे एक इस बात का आप जिक्र करें कि जो नई जमात बनने जा रही है, क्या इस जमात में कौन लोग होंगे? पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक होगा या मुस्लिम लीग नून से होंगे या कोई नया ग्रुप इसमें शामिल? देखिए बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में जो सियासी पार्टी बनने जा रही है, उन बनाने वालों के ज़हन में ये था कि खालिस्तान जम्मू कश्मीर की पार्टी बनाई जाए। तो उसके लिए उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पे भी गौर किया, उस पर भी उन्होंने देखा कि अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को ऑन करते हैं तो सदारती की मौजूदगी में कोई बंदा ऊपर नहीं जा सकेगा, जो भी रहेगा उनके अंदर भी रहेगा। इसी तरह लिबरेशन लीग से भी उनके मुज़ाकरात हुए। लिबरेशन लीग ने जो मेरी इत्तला उन्होंने ये कहा जी कि जो हम एक तो मंशूर अपनी चेंज करेंगे जो वही है, तो दूसरा 2 बड़े ओहदों में से एक ओहदा जो हमारे ओहदेदारों को दिया जाए, या सदर या जनरल सेक्रेटरी, तो इस पर इत्तेफाक नहीं हो। तो इसलिए अभी जो हालात है वो ये है कि जम्मू कश्मीर अवामी पार्टी के नाम से हुकूमत जो है ना यहाँ पे पार्टी बनाई जा रही है और जिसकी लगता यही है कि सरबराही अनवार हक सब करेंगे। अब उनके ज़हन में शायद ये है कि ये सारे लोग जो फॉरवर्ड ब्लॉक के गए थे उसमें आएंगे, ऐसा नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक के कुछ लोग नून लीग में भी चले जाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक के कुछ लोग पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे और नून लीग और पीपल्स पार्टी में से भी कुछ लोग इस पार्टी में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और रेज हो रहा है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट इस पे हाथ रखती है तो ये लोग जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन गुज़श्ता 24 घंटे में चेंज हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ एस्टेब्लिशमेंट का हाथ किसी और के सर पे चला गया है, तो ये हाथ जब चेंज हो गया वहां पे तो यहाँ पे भी उसी तरह तब्दीली आएगी। देखिए शबीर साहब, हम वापस सजाद कादरी साहब की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले एक जो है ना छोटा सा सवाल मैं आपसे करूंगा। वो ये करूंगा कि जैसे सोशल मीडिया पे आपने भी देखा, कादरी साहब ने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि जी शाह गुलाम कादर साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उन्होंने जो है ना इस पीडीएम की गवर्नमेंट से अलहदगी का बाज़ जगह पे उन्होंने जो है ना अपनी तकरीर में भी कहा। ऐसे ही फारूक हैदर साहब ने भी उनकी कहा कि जी हम इस गवर्नमेंट से अलग हैं। इस बारे में आप जो है ना क्या कहें? असल में ये था कि गुज़श्ता अरसे में जिस तरह कादिर साहब ने फरमाया कि लोग सड़कों पे थे, पब्लिक जो है ना पब्लिक और मेंबरान असेंबली अलग अलग पेज पे थे। अब उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, जब फेस करते हैं तो लोग कहते हैं हम गवर्नमेंट में नहीं है, तो कभी कहते हैं हम गवर्नमेंट के साथ नहीं है, कभी कहते हैं हाँ, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान की जो क़यादत है उससे पूछेंगे कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं या नहीं रहे, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में उन्होंने कोई अपनी फैसला नहीं किया। कादरी साहब, आज तक गढ़ी बट्टा के हवाले से जो भी तारीखें स्टार्ट हुई उसमें आपका अहम रोल रहा, आपका किरदार रहा, आपका नाम रहा। कादरी साहब ये बताएं कि गढ़ी बट्टा के जो मसाइल हैं इनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, गढ़ी दुपट्टा बेताशा मसाइल का शिकार है। गढ़ी दुपट्टा एक महरूम एरिया है हमारे इस मुजफ्फराबाद डिवीजन का, आप कह सकते हैं। नीलम वैली पसमानदा रहा, चूँकि वो दूर दराज इलाका था, बर्फीले रास्ते थे, रोड से अप्रोच नहीं थी। लेकिन गढ़ी दुपट्टा तो एक मरकज़ी मकाम है, 47 से पहले भी एक मरकज़ी मकाम था, आनवर्ड सारी तारीख के अंदर एक मरकज़ी मकाम है और मुजफ्फराबाद ज़िला मुजफ्फराबाद का इंतहाई अहम इलाका है और जेलम वैली का दिल है। तो डिस्ट्रिक्ट हटियावाला बनने के बाद ये इग्नोर हुआ है। हालांकि एक वक्त ये था कि ये हटियावाला से भी बड़ा स्टेशन हुआ करता था। डोगरा दौर की बात अगर आप देखेंगे, बड़ा यहाँ मरकज़ था, कस्बा हटिया दुपट्टा था और इसका बालाई स्टेशन हटियावाला हुआ करता था। तो अब ये कि पिछले 20-25 सालों से स्पेशली इस एरिया में, चूँकि ये एरिया ये कोई 3.5-4 लाख की आबादियों का मरकज़ है, 3-4 हल्कों का एक संगम है। और आप इसका रिकॉर्ड उठा के देखें, इसकी जो हमारा यहाँ बिजली का सिस्टम है उसको देखें, यहाँ थाने के सिस्टम को देखें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कौन कौन से इलाका जात गढ़ी दुपट्टे के साथ मिलते हैं। बड़ा मरकज़ी मुकाम है, बड़ा माशी आब है, सियासी समाजी
جو ہے وہ مرکز ہے تعلیمی اداروں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے گڑھی دوپٹہ جو ہے وہ ایک بڑا مرکز ہے، اور پچھلے 20 سالوں سے تقریباً 2 دہائیوں سے زیادہ ایک زوردار آواز رہی، ایک لوگوں کے اندر ہی اندر ایک مطالبہ رہا، ایک امنگ رہی کہ گڑھی دوپٹہ کو جو ہے سب ڈویژن بنایا جائے۔ کاظم صاحب، میں اس میں آپ کی جو ہے نا ایک نیا سوال آپ کو ایڈ کروں گا۔ جیسے جو ہے نا 22 اگست ایک متحدہ عوامی محاذ نے ایک بہت بڑا احتجاج کیا، اس احتجاج میں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا بہتری آئی اس کے بعد موجودہ حکومت کی طرف آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہیں، اور یہ جو سب ڈویژن کا 2016 سے اس کا اعلانات چل رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہوں؟ بنیادی طور پہ یہ اعلانات ہوتے رہے ہیں۔ یہ ایک دفعہ جو مجید صاحب نے جب وہ پرائم منسٹر تھے تو یہاں بات ہوئی تو انہوں نے بھی کہا جی ہم اس کو کریں گے، اس کے بعد پھر فاروق حیدر صاحب نے بھی کہا، مختلف ادوار میں مختلف لوگ یہ مطالبہ کرتے رہے اور لوگ وعدے بھی کرتے رہے، کہتے رہے کرنے کا، لیکن کبھی کیا کسی نے نہیں ہے۔ تو فاروق حیدر صاحب کو اسپیشلی پچھلا جو 5 سالہ تھا ان کو کرنا چاہیے تھا، ان کی جو یہ گزرگاہ ہے سنجے گارا ہے، ان کا سسرال بھی یہی گڑھی دوپٹہ میں ہے، ان کو کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال یہ المیہ ہے کہ جب وقت آتا ہے تو چیزیں اس طرح سے ہو نہیں پاتی۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ گڑھی دوپٹہ کو سب ڈویژن کا درجہ دیا جائے، چونکہ اب جو تحریک ہے متحدہ عوامی محاذ کی، یہ اگر اس کے 14 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈز کا نچوڑ نکالیں تو وہ سب ڈویژن ہے۔ سب ڈویژن اس کا مرکزی جو ہے وہ ہے مطالبہ ہے ہماری اس پوری تحریک کا، جس پہ قطعی طور پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور آنے والے ایام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بڑے احتجاج جو بڑے پیمانے پہ دوبارہ سے احتجاج آپ کو نظر آئے گا۔ 22 اگست کو ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ، ہزاروں کی لوگوں کی شرکت اس میں آپ نے دیکھا، ایک بڑا تاریخی قسم کا مظاہرہ ہوا، لیکن اس کے بعد ہم نے 1 ماہ ٹائم دیا، پھر دوستوں نے میٹنگ کی، کور کمیٹی کی، پھر 2 ہفتے اور ٹائم دیا گیا، پھر 19 کو ہماری میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اب جا رہے ہیں پہیہ جام ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں۔ نہیں کاظم صاحب، یہاں پہ یہ بتائیں کہ آپ کا جو ایک تحریک ہے متحدہ عوامی محاذ کے نام سے، اس میں کون کون لوگ شامل ہیں، اس تحریک کے مقاصد کیا ہیں، اس حوالے سے ذرا۔ بنیادی طور پہ یہ عوامی تحریک ہے، یہ عوامی حقوق کی تحریک ہے، اس میں سب لوگ شامل ہیں، کوئی اس کے خلاف نہیں ہے، جو اگر فزیکلی نہیں بھی آ سکتا تو وہ اس کے خلاف نہیں ہے، کوئی ایک سنگل آدمی بھی اس کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک ضرورت ہے، یہاں پہ سب لوگوں کی ضرورت ہے، جس کو گڑھی دوپٹہ سے دلچسپی ہے، جو گڑھی دوپٹہ میں رہتا ہے، یہاں پیدا ہوا ہے، جس چیز کی یہ جنم بھومی ہے، جو اسے اپنا سمجھتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہے، اس لیے کہ انتہائی پسماندگی ہے۔ آج آپ پل کی حالات دیکھ لیں، آپ 1122 کی صورتحال دیکھ لیں، آپ دیگر ایمرجنسی دیکھ لیں، آپ ہاسپٹل کی پوزیشن دیکھ لیں، یہاں کوئی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کا سسٹم نہیں تھا، اور پھر اب یہ سب ڈویژن جو ہے کیونکہ یہاں بہت بڑی آبادی ہے اور یہ ان کو مظفرآباد جانا پڑتا ہے، آنے جانے کے کرائے دیکھیں آپ اس مہنگائی کے دور میں، پھر بجلی کے بلات کی شکل میں اگر آپ دیکھیں، آٹا مل نہیں رہا، مہنگا بھی ہے تو پھر مل بھی نہیں رہا، اس کی عدم دستیابی کی جو صورتحال ہے، تو یہ 20 سال کا ایک درد ہے، 20-25 سال کا ایک درد ہے جو اپنا اظہار کر رہا ہے، اور پورے کشمیر میں اس نے اپنا اظہار کیا، جوائنٹ عوامی ایکشن کی جموں کشمیر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کی شکل میں بھی کیا، اور نیچے کتنی درجنوں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، مختلف محاذ بنے ہوئے ہیں، مختلف فرنٹس بنے ہوئے ہیں، جیسے مدعا عوامی محاذ گڑھی دوپٹہ بنا ہے، تو یہ پورے کشمیر کی ایک موومنٹ ہے جو عوامی موومنٹ ہے اور عوامی حقوق کی موومنٹ ہے، تو یہ آگے بڑھے گی، یہ رکے گی نہیں، اس میں کوئی راتوں رات والی بات بھی نہیں ہے، اور یہ کوئی جذباتی پن بھی نہیں ہے، یہ آگے چلے گی۔ گڑھی دوپٹہ آج تک سب ڈویژن کیوں نہیں بن سکا؟ ایک دوسرا یہ بتائیں کہ گڑھی دوپٹہ کو آج تک کیا کیا سہولتیں ملی اور مزید ہمیں کیا کیا ملنی چاہیے؟ بڑی خوبصورتی سے کاظمی صاحب نے گڑھی دوپٹہ کے مسائل کے حوالے سے ادا کیا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز رہ گئی ہو، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ گڑھی دوپٹہ کو مرکزی اہمیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ آپ آزادی سے پہلے بھی دیکھیں تو یہاں پہ ایک ڈاک بنگلہ ہوا کرتا تھا، جس کے شاید ابھی تک کوئی کھنڈرات موجود ہوں، جہاں پہ قائد اعظم نے قیام کیا تھا، اور تاریخی حوالے سے یہ مرکزی مقامات پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتی۔ تو گڑھی دوپٹہ جو ہے دارالحکومت مظفرآباد کے بعد دوسرا بڑا کاروباری عوامی مرکز ہے، جس کے تقریباً 85 سے 100 دیہات جو ہے نا دونوں اطراف کے اس کو بالکل لگتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ گڑھی دوپٹہ سب ڈویژن نہ ہونے کی وجہ سے دور دراز جو علاقے ہیں ہمارے، جس میں آپ یونٹ موصل دچھور میرا لے لیں، قائمجہ لے لیں، اور ٹھوٹھا، لواسی، ان کے بالائی علاقے اور کھاوڑا کے بالائی علاقے، معمولی تاریخوں پر ان لوگوں کو مظفرآباد جانا پڑتا ہے بہت چھوٹے سے کام کے لیے بھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گڑھی دوپٹہ کو
कब का जो है ना वो तहसील का दर्जा हो जाना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि इस आबादी के जो इलाके हैं बाकी अजला में वो ज़िले बन गए हैं, जबकि ये अभी तक तहसील नहीं बन सका। और शायद सबके इल्म में हो कि सरदार अतीक साहब ने एक दफ़ा गढ़ी दुपट्टा को तहसील बनाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। उनकी गवर्नमेंट के जाने के बाद न जाने किन वजूहात की बिना पर जो है ना वो मनसूख कर दिया गया था। और उसके बाद जितनी भी गवर्नमेंटें आई, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो या नून लीग की हो, उन्होंने ऐलानात किए मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और गढ़ी दुपट्टा इस वक्त जो है ना मुजफ्फराबाद के बाद दूसरा बड़ा एजुकेशन का हब भी है। यहाँ पे आपको जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, बच्चियों का डिग्री कॉलेज है, रीड फाउंडेशन का सेटअप है, आर्मी पब्लिक स्कूल है। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे अगर सब डिवीजन बन जाए तो ऑलरेडी जो हॉस्पिटल आपका वो RHC से जो अपग्रेड होके THK बन जाएगा और आपको काफी सहूलियात वो मिल जाएंगी। और तहसील का दर्जा देने के लिए कोई बड़े बजट की भी जरूरत नहीं है। जस्ट आपने एक असिस्टेंट कमिश्नर और एक तहसीलदार और उनके चंद सपोर्टिंग स्टाफ के जो है वो असामियां तख्लीक करनी है। दफ्तरी अकोमोडेशन ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। कुछ एक दो इमारत आप जो है ना यहाँ पे किराए पे लेके उसको कर सकते हैं और बहुत सारी लोगों को सहूलियात मिल सकती है सब डिवीजन अगर बन जाए। तो मौजूदा हुकूमत अगर इस तरफ तवज्जो दे, जो यहाँ के मेंबरान असम्बली हैं उनको रोल अदा करना चाहिए ताकि गढ़ी दुपट्टा सब डिवीजन बन जाए। सब डिवीजन बनने के बाद मैं ये समझता हूँ कि कुछ पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनको यहाँ पे अपने दफातर भी कायम करने चाहिए, बल्कि सब डिवीजन से पहले भी कर देने चाहिए। उसके लिए कोई शर्त नहीं है कि वो सब डिवीजन में करें। यहाँ पे नादरा ऑफिस की जरूरत है, यहाँ पे पाकिस्तान बैतुल माल के ऑफिस की जरूरत है और जो यहाँ की सियासी क़यादत है उनको भी रोल अदा करना चाहिए। डेफिनेटली यहाँ की जो सियासी क़यादत होती है पाकिस्तान में वही जो है ना वो इक़्तिदार में आती हैं। यहाँ पे एक स्वीट होम का एक बहुत अच्छा सेटअप बन सकता है जिसको कैडेट कॉलेज आप यतीम बच्चों के लिए पाकिस्तान बैतुल माल बनाता है पाकिस्तान में, यहाँ पे भी अगर बन जाए। दानिश स्कूल नून लीग वाले अगर बना दें तो वो भी बड़ी उनकी मेहरबानी होगी। इसी तरह जो अभी इस मौके पे मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि डॉक्टर मुश्ताक साहब का तलब इधर से है, वो जमात इस्लामी एक बहुत बड़ा सेटअप है उसके अमीर बने। उनको भी चाहिए कि उनके जो झैली इदारे हैं जिनमें आगोश स्कूल है, दूसरे तीसरे इदारे हैं, उनको गढ़ी दुपट्टा की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। काज़मी साहब, मुतहदा अवामी महज़ के आप चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं। काज़मी साहब, हमारे देखने वाले नाज़रीन को, हमारी गढ़ी दुपट्टा से मुतल्लिक़ आवाम को आप जो है ना आगे मुतहदा अवामी महज़ का जो नायब है उस हवाले से अदा करें। जी, मैं अपने लोगों से भी आपके ज़रिए से कहना चाहता हूँ, आपसे भी आपके सवाल के रेफरेंस में ये कहूँगा कि मुतहदा अवामी महज़ जो है वो हम सब का है और ये तहरीक हम सब की है। हमारे नौजवानों की है, हमारे तलबा की है, हमारे ताजरों की है, हमारे मुलाजमीन की है, हमारे आर उसबासी की है जो इस एरिया में रहता है और जो किसी न किसी शक्ल में सह रहा है, ज़िंदगी की मुश्किलात सह रहा है। ये बुनियादी तौर पे अगर देखें आप तो ये एक तरफ हुक्मरान तबका है और एक तरफ अवाम है। एक तरफ यानी हुक्मरान तबका और दूसरी तरफ वर्किंग क्लास है, मेहनतकश तबका है, आम गरीब है, मजदूर है, किसान है, आम बंदा है जिसके पास कोई बड़े वसाइल नहीं है। तो ये कन्फ्लिक्ट आपको पता है फितरी तौर पे समाज के अंदर दो तबकात जो हैं वो हमेशा रहे हैं, तारीख के दौर में रहे हैं और आज भी हैं। जब तक ये गैर तबकाती समाज का क़याम अमल में नहीं लाया जा सकता उस वक्त तक ये हुक्मरान तबका और जो वर्किंग क्लास है उसका कन्फ्लिक्ट बाकी रहेगा। जहाँ तक बात है हमारे आइंदा के लिए अमल की, तो उस वाले से हम ये कहते हैं बड़ा पॉजिटिव है। इस वाले से हमारा कोई जज्बाती बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारा वक्त है। हमने जब इस मोमेंट के अंदर आए हैं तो मैंने उस दिन भी कहा था कि ये न रातों रात ये तहरीक शुरू हुई, न रातों रात खत्म होगी, ये बड़ा लंबा चलेगा। मैंने अवाम से भी उस वक्त कहा था, अपने शुरा से भी ये कहा था, अपने नौजवानों से भी ये कहा था कि हमने लंबा चलना है और मैं आज भी यही लोगों से कहता हूँ कि हमने लंबा चलना है, हमने थकना नहीं है, हमने मायूस नहीं होना। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, ये घूमते आएंगे, घूमते जाएंगे होंगे, ये हमारा मसला नहीं है। कौन वजीर बनता है, किसको पोर्टफोलियो मिलता है, नहीं मिलता, आज हमारा साहब है, कल कोई और साहब आ जाए, ये हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू है फूड आइटम्स पर सब्सिडी है। हमारा जो मसला है वो गढ़ी दुपट्टा की सब डिवीजन का नोटिफिकेशन है। हमारा मसला ठोडा अस्पताल के फंड्स की वापसी है और उसकी तमीरात का आगाज है। हमारा मसला गढ़ी दुपट्टा का पुल है। हमारा मसला अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, यहाँ की रोड्स हैं, यहाँ की तहबीर तरक्की है, 1122 है, यहाँ के RHC की जो कंप्लीशन है। ये हमारे मसाइल है। हम इन मसाइल पे आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे हुकूमत कोई हो, वज़ीर-ए-आज़म कोई हो, वज़रा कोई हो, ये हमारा इशू नहीं है। लोगों से मैं यही कहूँगा कि आपने इंतहाई बेदारी का मुजाहरा किया है, बाशऊर होने का मुजाहरा किया। 22 अगस्त को आपने एक इंतहाई बावकार और एक भरपूर हज़ारों पे मुश्तमिल एक जानदार स्ट्राइक किया था और आने वाले दिनों के अंदर आप उससे भी बढ़ के एक जानदार स्ट्राइक करें। लेकिन आज की इस गुफ्तगू में चूँकि हमारा मौजूद अदरवाइज था और मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी वक्त हो चुका और हम क्लोजर की तरफ जा रहे हैं,
हमें बात करनी चाहिए, फलस्तीन पे भी बात करनी चाहिए थी। एक सवाल कम से कम, हम जहाँ भी बैठे हैं, हम होटलों पे जाएं, हम बसों में जाएं, हम घरों में बैठे हों, हम जहाँ कहीं भी हो, हम कहीं भी गुफ्तगू कर रहे हो, किसी पब्लिक एक्टिविटी में हो, हमें अपने उन फलस्तीनियों को नहीं बोलना चाहिए। इंसानी बुनियादों पे, सबसे पहले इंसानी बुनियादों पे, क्योंकि इंसानी फिक्र दरअसल सबसे बड़ी फिक्र है, इंसानी दरअसल सबसे बड़ा मजहब है। मैं सबसे पहले मजम्मत करता हूँ इस जंग की जो वहां जा रही है, क्योंकि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है। जंग में हमेशा मजलूम लोग मारे जा रहे हैं। आज देखें आप कि वहाँ जो है जब मिसाइल अपना हमास ने दागे थे तो उधर भी काफी सारे जो ख्वातीन और बच्चे भी मारे गए। लेकिन जो इसराइल ने जुल्म सितम जारी रखा हुआ उसके बाद मसलसल आज 10-12-15 दिनों से, वहां देखिए आप जिस तरह की वीडियोज आ रही है, जिस तरह की तस्वीर आ रही है, छोटे छोटे बच्चों की, ख्वातीन की, अस्पतालों पे हमले हो रहे हैं, अस्पतालों में बमबारी हो रही है, स्कूलों पे हो रही है, मस्जिदों पे हो रही है, कोई जगह यानी एक तरह के नस्ल कुशी हो रही है, इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है, कत्ल खून हो रहा है। ये नाकाबिले कबूल है, ये इंतहाई तौर पे काबिल मजम्मत है। मैं अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकता कि मैं आप जो है ना, जो हमारे फलस्तीनी भाई हैं, इनके लिए हमारी जो है ना वफाकी गवर्नमेंट, जिसको हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहते हैं, उनको इस हमारे इन भाइयों के लिए क्या करना चाहिए? इस स्टेट ऑफ पाकिस्तान को फैसला करना चाहिए। पहले भी शुरू से 1948 से ऑनवर्ड पाकिस्तान के एक स्टेट का मौक़िफ़ रहा है, रियासत पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा है, उसने हमेशा हमायत की है। लेकिन ये वो वक्त आ गया कि प्रैक्टिकल जो है नौयत की हमायत की ज़रूरत है, स्टैंड करने की ज़रूरत है, जंग के खिलाफ खड़ा होने की ज़रूरत है। अगर आप फ़लस्तीनियों के साथ जाके लड़ नहीं सकते रियासती तौर पे, तो कम से कम आप मीडिया पे आके आप बड़े इत्तेमाद करके उनको बकअप कर सकते हैं और एक वाज़ेह मौक़िफ़ दे सकते हैं फ़लस्तीनियों की हमायत का, जिस तरह से माजी में भी देते रहे, आज भी इनको देना चाहिए। इनको ज़रा भी कोई जो है वो खौफज़दा नहीं होना चाहिए। हमारे हुक्मरानों को नए कोई माज़खाना रवैया अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका इस सारे जुल्म के पीछे बैठा हुआ है। इसराइल जो है वो नासूर है, हमारे माशरे का नासूर है। इस कुरे अर्ज़ पे, इस सयारे पे, इनकी सयारे की जो आबादियां हैं, इस पे नासूर है, इस समाज का नासूर है। वो नाजायज तौर पे उस वक्त तख्लीक किया गया था और उसने एक ना एक दिन फिर खत्म हो जाना है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस तरह से मसला कश्मीर एक नासूर की शक्ल में हमारे इस रीजन में है, तो मशरिक़ वस्ता के अंदर फ़लस्तीन जो है नासूर बन चुका हुआ है। फ़लस्तीनियों को उनका आगे खुदरादियत भी मिलना चाहिए, फ़लस्तीनियों को उनकी रियासत भी मिलनी चाहिए। उनसे ज़मीनें छीने गई हैं, उनको एक जेल में कैद कर दिया गया हुआ है। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? शबीर साहब, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या तजवीज़ है कि ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, कादमी साहब ने इस पे शेर असल गुफ्तगू भी कर दी है। कादमी साहब ने जो बातें की हैं, जो चार्टर ऑफ डिमांड है, इनका है या हमारा है, आप सबका है, बिल्कुल जेन्युइन और जायज़। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद यकीनी बनाए। जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर के अख्तियार में नहीं है, वो तहरीक करे गवर्नमेंट पाकिस्तान से। मिसाल के तौर पे हम इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को अप्रिशिएट भी करते हैं कि बिजली के टैरिफ के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान की सेनेट में बड़ा ज़बरदस्त मौका अख्तियार किया, और उसके अलावा पाकिस्तान के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उन पे टॉक शोज किए, और आज़ाद कश्मीर के जो मामलात हैं, खासकर उन्होंने कहा जो प्रोडक्शन रेट है बिजली का, उस पर हमें दी जाए। तो मतलब ये चीज़ें जो अप्रिशिएटेबल है वो करनी चाहिए। और जहाँ तक गड़ी दुपट्टे का तल्लुक है, गड़ी दुपट्टा में 2-4 इश्यूज जो हैं इस चार्टर ऑफ डिमांड में से मैं निकालूंगा। सबसे पहले आटे का है, और मैं ये समझता हूँ कि आटे पे सब्सिडी मौजूद है और आटा मेरिट पे दिया जा रहा है, लेकिन एलोकेशन कम होने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपका एक गांव है जिसकी 2000 आबादी है, वहाँ पे हफ्ते में 40 बैग जाता है, तो वो किस तरह आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो इस तरह की जो चीज़ें हैं मसाइल पैदा करती हैं। और जो मौजूदा सेक्रेटरी है उनसे मेरी 2-3 दफ़ा मुलाकात भी हुई है। माशाल्लाह ये है कि अब स्मगलिंग नहीं हो रहा, स्मगलिंग कम हो रही है आटे की, लेकिन एलोकेशन कम होने की वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। बिजली का जहाँ तक तल्लुक है, टैरिफ जो है, टैरिफ पे जो जिस तरह गवर्नमेंट पाकिस्तान से बात हुई उस पर करना चाहिए ना प्रोडक्शन रेट पे, और आज़ाद कश्मीर के खासकर गड़ी दुपट्टा में बिजली की कमी पूरी करने के लिए मौजूदा गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं, जो रशीद साहब, इनकी कावशों से गड़ी दुपट्टा के बालाई इलाकों में 2 जो है ना वो आपके हाइड्रो पावर
प्रोजेक्ट्स जो है वो ADP में शामिल हैं, जिसमें पटियाली नाला पे है और अड़ियाला नाला पे है। नाला पे मैं समझता हूँ कि इस पे फौरी काम की जरूरत है, ताकि यहाँ के बिजली की जो वोल्टेज है वो कम हो और मकामी सतह पे लोगों को रोजगार भी मिले और बिजली पैदा हो। इसी के साथ साथ नशहर नाला में एक बहुत काफी अरसा से जो है एक प्रोजेक्ट जेर कार था, वो लिटिगेशन में चला गया और मैं ये समझता हूँ कि उसको भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट जिस सेक्टर में भी हो, उसको भी बिजली, चूंकि हमारे पास जो वसाइल मौजूद हैं उनको यूटिलाइज करते हुए बिजली की जो सहूलत है वो देनी चाहिए। दो चीजें तो ये आ गई, आटे का भी हो गया और बिजली का भी हो गया। और तीसरी जो बड़ा इनका जेनवन था वो ये था कि गली दुपट्टा को सब डिवीजन बनाया जाए। तो उसी पे पहला सवाल भी आपने किया था कि उसके लिए कोई बहुत बड़ी आपको बाहर से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट 1 या 2 मेंबर असेंबली जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मिलकर असेंबली पे मंजूरी ले सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर से 2 असामियां और उसके सपोर्टिंग स्टाफ की जो है ना मंजूरी ले सकते हैं। गली दुपट्टा के दोनों अतराफ जो है ना आपके पास स्पेस जगह भी मौजूद है। RCC पुल एक बना हुआ है, दूसरे पे भी रति डेरी जो है RCC पुल पे काम जो है ना वो बिल्कुल स्टार्ट हो गया है, वो भी मौजूद है। ADP में तो शीशा में शामिल करवाया है, जिससे मैं ये समझता हूँ कि हमारी 2, 3, 4 यूनियन काउंसिलों को बराह रास्त उसका फायदा होगा और आप दोनों तरफ जो है ना वो तहसील हेडक्वार्टर के वो चीजें सारी बना सकते हैं। अच्छा कादरी साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक तो हमारा प्रोग्राम भी जो है ना आखिरी मराहल में, एक जो है ना आखिरी क्वेश्चन आपसे करके उसके बाद हम अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे। कादरी साहब, गढ़ी दुपट्टा की जो हमारी आवाम है, जो हमारे नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, जो है ना आमने सामने जो हमारे गाँव है, इस अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहिए? जी, मैं अपने तमाम लोगों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तहरीक के अंदर आप निकले आप उसमें मजीद आगे बढ़ें, अगला कदम उठाएं। चूँकि एक तसलसल तहरीक का जब हमने टाइम दिया था, एक डेडलाइन दी थी, तो उस डेडलाइन तक हमने गवर्नमेंट को लेटर भी लिख दिए और गवर्नमेंट ने अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। कुछ लोगों ने रब्ता किया, मुज़ाकरात के रास्ते हमने नहीं बंद किए, लेकिन मैं समझता हूँ कि और हमारे इजलास में कुछ फैसले भी हुए जिसको हमने कल मंडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से करना था, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पे हम परसों मंगल के दिन 10 बजे हम गली दुपट्टा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ऐलान करेंगे। मैं तमाम लोगों से यही कहूँगा, आप तालिब इल्म हो, आप ताजर हो, आप नौजवान हो, आप बेरोजगार हो, आप किसान हो, मजदूर हो, आप कुछ भी हो, आप माशरे के हर फर्द से, हर इंसान से, इस एरिया के हर फर्द से, मैं गली दुपट्टा के हर बासी से ये अपील करना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ेंगे तो ये मसाइल हल होंगे और इंशाल्लाह मैं पूरी यकीन कामल से कहता हूँ कि ये मसाइल हल होंगे। अब वो वक्त है कि जब हम निकले हैं तो हम फिर पिछला कदम ना लें बल्कि अगला कदम लें। इंशाल्लाह बड़ा अच्छा जो माहौल है और आगे हम जब बढ़ेंगे इसमें किसी की सासों का शिकार नहीं हमें होना चाहिए कि कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना चाहता है, कोई तजाद पैदा करना चाहता है। यकीन कुछ लोग मुख्तलिफ तरह की बातें करेंगे, आपको मुनाफिक बीच में होगी, साजिशें होगी, तोड़ने की कोशिश की जाएगी, जो कि हमेशा से जो हुक्मरान तबका है उनके कासलेस जो वो पेशा करते हैं। आप किसी की बातों में ना आइए, हम पूरे खुलूस नीयत के साथ अपने यानी अलग उठाते हुए ये कहते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने इस चार्टर ऑफ डिमांड पे अमल करेंगे। मुद्दा अवामी महाज की कोर कमेटी और इसकी जो लीडरशिप एक्शन कमेटी वो कभी कम्प्रोमाइज नहीं करेगी, आपके हुकूक पे कभी कम्प्रोमाइज नहीं करेगी। आपका साथ चाहिए, जिस तरह आप पहले आए इस तरह से आप उससे भी बढ़ के ज्यादा आए। पहले अगर घर का एक फर्द आया था तो अब मैं चाहता हूँ 2-2, 4-4 लोग आए। हो सकता है आपने अगर मीटिंग में फैसला किया तो हम फिर ख्वातीन और तालिब इल्मों को और बच्चों को भी लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, पीछे हटने का रास्ता नहीं है। तो इस वाले से मैं ये कहता हूँ कि सबको आगे बढ़ना है, हमारा साथ देना है, मुद्दा अवामी महाज का साथ देना है और हम इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे और जरूर अपने चार्टर ऑफ डिमांड पे अमल करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आज के प्रोग्राम में आपने गढ़ी दुपट्टा के मसाइल के हवाले से और इनके हल के हवाले से बात की। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। अपने मेज़बान फ़ाद अवान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।